नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। चुनाव के चंद महीने रह गए हैं, जो विधानसभा चुनाव है चंद महीने और रह गए हैं, लेकिन उससे पहले बिहार की जनता जो है वो क्या कुछ चाहती है अपने जनप्रतिनिधियों से, किस तरह की बात उनके जहन में अब चलने वाली है या चल रही है, ये सारी बात आज जानना जरूरी हो गया है। चौकस भारत अब एक सीरीज जो है वो शुरू करने जा रहा है। ये सीरीज है कि भाई जनता के आईने से हम बिहार के मिजाज को देखना चाहते हैं। जनता क्या सोचती है, जनता क्या चाहती है, जनप्रतिनिधि क्या कुछ किए हैं पिछले 5 वर्षों में, ये सारी बात अब हम जनता के आईने में देखेंगे और उनकी बात करेंगे, उनके लिए बात करेंगे। सभी दलों में हम बात करेंगे, सभी दलों के जो नेता हैं उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन आज की शुरुआत हम कर रहे हैं जनसुराज से। आज यहाँ के जो प्रवक्ता हैं, प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं संजय ठाकुर साहब, इनसे हम करेंगे। क्या कुछ बातें निकल के आती है ये हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम पब्लिक का ओपिनियन भी लेंगे, पब्लिक से भी जानेंगे कि भाई आखिर उनके जहन में, उनकी आंखों में वो कौन सी बातें जो है अब चल रही है, क्या चाहती है बिहार की जनता। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ आज संजय ठाकुर साहब हैं, इन्हीं से हम शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत करेंगे हम। धन्यवाद आपका भी, आपकी पूरी टीम को और आपके तमाम श्रोताओं को जनसुराज परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन, स्वागत। सर, अब जानना ये जरूरी हो गया है, चूंकि अब चुनाव है, जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं, लेकिन कई तरह की बातें सामने आने लगती है कि भाई इस बार ये चेहरा ठीक नहीं है, वो चेहरा ठीक नहीं है। लेकिन मुद्दे जो हैं वो चुनाव के आखिरी दिन तक लोग सामने नहीं ला पाते हैं। वजह क्या है वो खुद जानते हैं, या किस तरह से उनको मोड़ा जाता है, किस तरह से उनको जो है वो रिझाया लुभाया जाता है, वो अलग मसला है। लेकिन जो हम अब सवाल करने जा रहे हैं, करीब 15 सवाल हैं हमारे, एक एक करके आपसे हम जवाब चाहेंगे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। हम सबसे पहला जो सवाल है हमारा वो ये कि राज्य के प्रति व्यक्ति आय, यानी बिहार की अगर बात करें हम, तो प्रति व्यक्ति आय से आप कितना संतुष्ट हैं? बिहार में प्रति व्यक्ति आय काफी न्यूनतम है जी। प्रति व्यक्ति कर्ज बहुत ज्यादा है। सालाना 25,000 रुपया प्रति व्यक्ति पर कर्ज है। जो बच्चा जन्म ले रहा है वो अभी 25,000 कर्ज के साथ आ रहा है। चूंकि बिहार में 2,94,075 करोड़ रुपया बिहार सरकार पर कर्ज है। बिहार का बजट कितना है इस साल का? 3,17,000 मात्र करोड़। जी। जिस बिहार में कर्ज है 2,94,000 करोड़, उस बिहार सरकार का बजट है 3,17,000 करोड़। 3,17,000 करोड़। तो ये यही स्थिति है। इसलिए बिहार में आमदनी की स्थिति कहाँ है? सबसे न्यूनतम आय वाला जिला शिवहर है और सबसे अधिकतम आय वाला शहर पटना है। कारण क्या हो सकता है? कारण सरकार की विफलता है, सरकार की सोच का अंतर है। जो मौजूदा सरकार है 20 वर्षों से शासन कर रही है, लेकिन इसने न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, न कोई कल कारखाने लगाए, न उद्योग धंधे लगे, न इन्वेस्टमेंट हुआ है बिहार में। तो आय बढ़ेगी कैसे? जब तक कारोबार नहीं होगा, जब तक रुपयों का फ्लक्चुएशन नहीं होगा और जब तक लोगों के पास क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी, तब तक आमदनी और आय बढ़ने का कहाँ सवाल है। तो बिहार में बेरोजगारी चरम पर है, बिहार में शिक्षा का घोर अभाव है, बिहार में पलायन इसी वजह से सबसे ज्यादा है। लोग यहाँ से मजदूरी करने जा रहे हैं। दूसरा सवाल, मानव विकास सूचकांक और लाइन की जो असमानता है उसको कैसे देख रहे हैं आप? हाँ, तो सरकार का ये फेल्योर है। जब तक शिक्षा उन्नत नहीं होगी, जब तक गांव के लोगों को बेहतर और विश्व स्तरीय शैक्षणिक संस्थानों से शिक्षा नहीं दिलाई जाएगी, तब तक ये विषमता बनी रहेगी। अमीर गरीब की विषमता, लैंगिक
की विषमता, क्योंकि जब तक महिलाएं योग्य होकर के घर में नहीं जाएंगी, बच्चा पैदा महिला करती हैं, उसका योग्य होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो शिक्षित होगी तो अपने बच्चों को शिक्षित बनाएगी। और बिहार में शिक्षा का घोर अभाव है। मात्र 63% लोग ही बिहार में अभी तक शिक्षित हो पाए हैं। बताइए, 1947 में आजादी मिली, 40 वर्षों तक कांग्रेस की हुकूमत रही बिहार में, 15 वर्षों तक लालू राबड़ी यादव की सरकार रही, जिसको जंगल राज भी हम लोग कहते हैं, हाईकोर्ट ने कहा। और पिछले 20 वर्षों से ये पढ़ा लिखा इंजीनियर नीतीश कुमार की सरकार है, और इसमें भारतीय जनता पार्टी गलबैया करके चल रही है। ये नरेंद्र मोदी जी झूठ बोल करके बिहार के लोगों को ठगते रहे हैं, आज भी झूठ बोल रहे हैं। तरह तरह का झूठ उनका है, उनके विषय पर हम आएंगे, आप पूछिएगा, हम बताएंगे जो उनका लबड़ी क्या क्या है। तो चलिए तो ये 20 वर्ष की सरकार ने कुछ नहीं किया। आप शिक्षा का स्तर समझ लीजिए कि अभी जो 2023 में बिहार सरकार ने जातीय जनगणना कराई, उसमें 3% मात्र लोग अभी आजादी के बाद अभी तक दलित परिवार के लोग 12वीं की परीक्षा पास कर पाए हैं। 5% अति पिछड़ा समाज से लोग 12वीं की परीक्षा पास कर पाए हैं, और 4% मुस्लिम समाज के लोग 12वीं की परीक्षा पास कर पाए हैं। शिक्षा का यही पैमाना, यही स्तर है बिहार का। और तब लबड़ा लोग कहता है जो सुशासन बाबू है। हम तो सुशासन नहीं मानते, दुशासन की सरकार बिहार में चल रही है। जिस तरह से महाभारत काल में दुशासन का जुल्म सितम था, नारियों पर अत्याचार था, समाज के लोगों पर, सभी वर्गों पर अत्याचार था, वही अत्याचार के सूत्रधार बन गए हुए हैं नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार सुशासन नहीं, दुशासन बाबू बने। बहुआयामी जो गरीबी है, बहुआयामी गरीबी जो है वर्तमान बिहार में, उसकी दशा क्या है? देखिए, भारत के नीति आयोग ने एक सर्वे कराया है। उस सर्वे में भारत देश का सबसे गरीब राज्य, सबसे बेरोजगारी वाला राज्य, सबसे अशिक्षित राज्य और सबसे ज्यादा पलायन करने वाला राज्य बना हुआ है। नीति आयोग का रिपोर्ट है, इसी मोदी सरकार के नीति आयोग की रिपोर्ट है ये। तो जब ये हालत अभी भी बनी हुई है, 75 साल आजादी मिले हो गए हैं, आज भी यही हालत है, तो गरीबी कैसे नहीं रहेगी? नंबर 1। नंबर 2, अंग्रेज के जमाने में 1947 से पहले 39 चीनी मिलें बिहार में चल रही थी, जिसमें अधिक से अधिक चीनी बिहार निर्यात करता था, और उस चीनी मिल से किसान को कैश क्रॉप करने का मौका मिलता था, गन्ना का मूल्य मिलता था, मजदूर काम करते थे किसान के खेत में भी और चीनी मिल में भी। फिर चीनी के लिए गन्ना को खेत से कैरिंग करने की प्रक्रिया में भी मजदूर को का इन्वॉल्वमेंट था। तो हमारे लोग उस समय कम बेरोजगार थे जब चीनी मिलें चल रही थी। आज ये बिहार सरकार जो अपने को विकास की बात करती है और अपने को सुशासन बाबू कहती है, मात्र 9 चीनी मिलें बिहार में चल रही है। कभी 16 हुआ करती थी, बीच में 38 से घट के 22 आया, 22 से घट के 16 हुआ, 16 से घट के आज 9 चीनी मिलें पूरे बिहार में चल रही हैं। कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा था कि भाई जो मोतिहारी की चीनी मिल है वहाँ मरौरा सारण का, तो वहाँ हम चाय पियेंगे उसी चीनी मिल का। उन्होंने ये 2014 में जब वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने थे, और तब पहली जनसभा जो उन्होंने बिहार में हमारे यहाँ चंपारण गांधी की कर्मभूमि मोतिहारी में करी थी, गांधी मैदान में, तो उन्होंने 2014 में ऐलान किया था कि मोतिहारी का हनुमान शुगर मिल बंद पड़ा हुआ है, मेरी सरकार आप लोग बनाएंगे तो मैं आऊंगा और इस चीनी मिल को चालू करूंगा, और इसी चीनी मिल की चीनी की चाय पी करके यहां से जाऊंगा। देखिए उनका झूठ का पैमाना। 2014 से आज 25 हो गया, 11 साल हो गए। निर्लज प्रधानमंत्री बार बार जा रहे हैं, बिहार आ रहे हैं, बार बार चंपारण जा रहे हैं, लेकिन एक बार भी उस चीनी मिल की चर्चा नहीं कर रहे हैं। और दुर्भाग्य तो यह है कि कहते हैं प्रधानमंत्री जी न खाएंगे न खाने देंगे, और उनके सांसद, उनके विधायक चंपारण के मोतिहारी चीनी मिल के 50 एकड़ से अधिक जमीन खरीद लिए।
जाली तरीके से मालिक के नौकर के को जाली कागज बनवा करके उससे रजिस्ट्री कराया। उसमें एक डीएम भी शामिल था, जो डीएम बैठ करके ऑर्डर किया, रजिस्ट्री हुई। और ये मामला बिहार विधान परिषद में भी उठाया गया और बिहार विधान परिषद ने जांच सेटअप किया। बताइए कब 2015-16 में जांच सेटअप हुआ है। जांच के अधिकारी बनाए गए रजिस्ट्री ऑफिस के एजीएम रैंक के पदाधिकारी। आज तक संचिकाओं में दबी है जांच, किसी का साहस नहीं। चूंकि भाजपा के नेता लोग लिखा है, भाजपा और जदयू की सरकार चल रही है, अब मोदी जी का न खाएंगे न खाने देंगे नारा को ये लोग जूता मार रहा है। दिन भर ये घोटाला हो रहा है, इसकी जांच आज तक नहीं हुई। आप लोग सवाल पूछिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से, सवाल पूछिए डिप्टी सीएम दो हैं, उनसे पूछिए कि साहब आखिर चीनी मिल मोतिहारी का मामला का क्या हुआ, जमीन रजिस्ट्री जो गलत तरीके से हुई है उसका क्या हुआ, सरकार को रेवेन्यू भी नहीं दिया गया है ठीक से उचित, सरकार को कोई टैक्स भी उस पर सही से नहीं मिला है। ये हालत है साहब। बिहार के स्वास्थ्य का हाल क्या है? पिछले कई वर्षों से नीतीश कुमार सत्ता पर काबिज है, स्वास्थ्य की बात होती है, राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की बात होती है, तो अब क्या लगता है बिहार का स्वास्थ्य कैसा है? पिछले अगर कई वर्षों का हम आंकड़ा दे तो स्वास्थ्य को इस बार स्वास्थ्य विभाग की हालत जानने से पहले ये जान लीजिए कि इस बार 25-26 के वित्तीय वर्ष में 20,335 करोड़ रुपया बिहार सरकार ने बजट का प्रावधान किया है, जो अभी विधानसभा में बजट लाया गया। और स्वास्थ्य विभाग की हालत यह है कि 47 अनुमंडलों में अनुमंडल अस्पताल नहीं बना हुआ है जी। उपकरणों की खरीद, सौंदर्यीकरण की सामग्रियों की खरीद, इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण जिसमें भवन भी शामिल है, दवाओं की खरीद व आपूर्ति, अस्पतालों की अन्य सेवाओं के लिए निजी कंपनियों को दिया जाने हेतु टेंडर आदि अनेक कार्यों में बड़े पैमाने पर घोटाले किए गए। बड़े पैमाने पर घोटाले किए गए। आपको मैं बताऊं कि 914 करोड़ रुपया तो पीएमसीएच के टेंडर में घोटाला है। और ये भी जानिए, एक और आश्चर्यजनक तथ्य से मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि इस टेंडर में गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर तत्कालीन जो प्रधान सचिव उदय कुमावत जी थे, उन्होंने टेंडर पर आपत्ति जताई। 5/7/2020 को उन्होंने संचिका पर आदेश किया कि इस टेंडर को रद्द किया जाए और नए सिरे से टेंडर लगाया जाए ताकि घोटाले नहीं हो सके। जानते हैं क्या हुआ? 5/7/2020 को ये आदेश करते हैं और 7/7/2020 को उनको उस पद से हटा दिया जाता है, दूसरे विभाग में तबादला कर दिया जाता है। तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, स्वास्थ्य के बड़े बड़े अधिकारी, हर अस्पताल के सुपरिटेंडेंट और सिविल सर्जन, ये सब की मिली भगत है। और इतना घोटाला हुआ है कि मत पूछिए, वो चारा घोटाले से 4 गुना ज्यादा बड़ा घोटाला अस्पतालों में हो चुका है। नंबर 3, किसी भी ग्रामीण अस्पताल में और किसी भी अनुमंडलीय अस्पताल में स्टाफ की भारी कमी है। कहीं डॉक्टर नहीं है तो कहीं टेक्नीशियन नहीं है, कहीं जो अन्य संसाधन होने चाहिए, फार्मासिस्ट है, कंपाउंडर है, ये नहीं है, हाँ ये नहीं है। और नतीजा यह है कि लोगों का इलाज ठीक से नहीं हो रहा है, लोग परेशान हैं। आपने सुना ही होगा, पीएमसीएच में मरीज इलाज करा रहे थे तो चूहा काट लिया। स्वास्थ्य विभाग में 49% पद अभी रिक्त है, 49%। स्वीकृत बल के सापेक्ष में कहीं 18% तो कहीं 72% नर्स, पैरामेडिकल एवं अन्य संबंधितों का पद रिक्त है। आयुष में 35% की कमी है। बिहार में केवल 58,144 एलोपैथिक चिकित्सक हैं, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानदंड के अनुसार 1,21,919 डॉक्टरों की आवश्यकता है पूरे बिहार के अस्पतालों को व्यवस्थित करने में। अनुमंडलीय अस्पतालों में आपातकालीन सेवाएं कहीं नहीं है और
न तो आपातकालीन ऑपरेशन थिएटर है, कहीं नहीं है। प्रयोगशाला तकनीशियनों की 100% कमी है। 100% प्रयोगशाला तकनीशियन किसी अस्पताल में नहीं है। दैनिक सेवाओं में 19% से 100% तक की कमी है। आवश्यक दवाओं में केवल 14% से 63% तक की खरीद की गई है, जिससे बाह्य रोगी विभाग और अंतः रोगी विभाग की सेवाएं बाधित हो रही हैं। उपकरणों में 25% से 100% तक की कमी है, कहीं 25% कमी है, कहीं 100% भी कमी है। 54% वेंटिलेटर की ही काम कर रहे हैं, बाकी वेंटिलेटर फेल है। तो ये है बिहार सरकार का तमाशा, जबकि कहती है सरकार कि हम अस्पताल में आमूल चूल परिवर्तन कर दिया है। ये मंगल पांडे दिन भर लवरई का भाषण करना इनकी फितरत है। 47 अनुमंडलों में अनुमंडलीय अस्पताल की जो सुविधा है वो उपलब्ध नहीं है। 399 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में केवल 191 ही बन सके हैं, बाकी का निर्माण अभी तक अधूरा है। 45% स्वास्थ्य केंद्र 24 घंटे चालू नहीं रहते हैं। ये हालत है साहब। बजट में इस बार 69,790.83 करोड़ का प्रावधान किया गया। जी जी। केवल पिछले साल केवल 69% ही खर्च किया गया है। 2025-26 में बजट तो लाए गए हैं, जो हमने बताया आपको पहले जी। लेकिन जब पिछला बजट की राशि बहुत अभी पड़ी हुई है, खर्च नहीं हुई है, तो ये सरकार की अदूरदर्शिता और स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही को दर्शाता है। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास आदि विभागों के 70,000 करोड़ रुपए सरकार ने उसका हिसाब ऐसी महालेखाकार को नहीं दिया है। उसका यूज सर्टिफिकेट, उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं निर्गत किया है, जिससे ये पता चल रहा है कि ये 70,000 करोड़ रुपया घोटाला हो गया है, लूट मार के शिकार हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये घोटाला केवल इसी सरकार का नहीं है। ये 70,000 करोड़ में तेजस्वी यादव जो डिप्टी मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर, उस समय से ये आ रहा है, और इसमें उनकी सरकार की भी वही भूमिका है जो मौजूदा भाजपा और जदयू सरकार के। माने राजद और भाजपा जदयू दोनों कम्बल ओढ़ के घी पी रहे हैं, और दोनों चोर चोर मौसियों तो भाई बने हुए हैं, खूब बढ़िया से लूटे हैं, लूट रहे हैं। इसीलिए तेजस्वी यादव भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता, किसी डिप्टी सीएम, किसी अध्यक्ष के खिलाफ आज तक नहीं बोलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। और जो अहम सवाल अब ये है कि जो लोक सेवा आयोग है राज्य की और राज्य कर्मचारी चयन आयोग है, तो परीक्षाओं के बाद जिस तरह से सड़कों पे छात्रों का उतरना होता है, तो इस पूरे प्रक्रिया पर आप क्या कहेंगे? आपके जहन में क्या चल रहा है? देखिए, पिछले 30-35 वर्षों से जी, 20 वर्ष नीतीश जी की सरकार और 15 वर्ष लालू जी की सरकार, तब से ये गड़बड़ छाड़ा हो रहा है। अच्छा। जो चेयरमैन बनाया जाता है वो सरकार अपने मनोनुकूल व्यक्ति को ही नामित करती है, और उनके हिसाब से उसको एग्जीक्यूट करना होता है। इसमें मेरिटोरियस बच्चे मारे जाते हैं। अभी जो पिछला साल आपने देखा, दिसंबर-नवंबर में जो बीपीएससी में गड़बड़ी हुई, और जिसमें पूरा एसडीओ और डीएसपी का पद मैनेज था, लाख आंदोलन हुआ। हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी को आमरण अनशन पर बैठना पड़ा गांधी जी की मूर्ति के पास, गांधी मैदान में, लेकिन सरकार के काम तक जू नहीं रेखे, और ये नीतीश सरकार किसी छात्र संगठन से भी मिलना मुनासिब नहीं समझा। इतनी निरंकुशता उसकी दिखी। लाठियां चलाई, पानी का बौछारा किया। ये छात्र कौन थे? ये सब बिहार के नौनिहाल थे, बिहार के नौजवान थे। आपने उसको प्रताड़ित किया, लाठियां चलाई। वो धरना आमरण अनशन देते रहे, हाई कोर्ट में गए, मुकदमा किया, हाई कोर्ट ने भी न्याय नहीं हम दिया इन बच्चों को। तो पिछले 40 वर्षों से बिहार में दरोगा की बहाली हो, डीएसपी की बहाली हो, एसडीओ की बहाली हो, बीडीओ की बहाली हो, सीओ की बहाली हो, जितनी नौकरियां हैं सब में जबरदस्त गड़बड़ियां की जाती हैं। कभी प्रश्न पत्र लीक होते हैं, तो कभी 22 में निकाला गया विज्ञापन
25 में परीक्षा ली जाती है। ये स्थिति बनी हुई है। एसएससी का यही हालत है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो बिहार के लिए बना हुआ है, बताइए 22 में आवेदन ले लिया गया है, आज तक उसकी परीक्षा नहीं ली गई। ये क्या है? दूसरी बात, जो डोमिसाइल नियम लगा करके इन्होंने डोमिसाइल को तोड़ दिया। बिहार में डोमिसाइल लगा था, तो नीतीश बाबू और तेजस्वी जी की जब सरकार थी तो इन्होंने डोमिसाइल नीति को शिथिल कर दिया और ओपन टू ऑल कर दिया देश भर के लिए। किस लिए? उस समय नीतीश बाबू को प्रधानमंत्री बनने की बड़ी ललक लग गई थी और ये इंडिया गठबंधन में अपने को नेता डिक्लेयर कराने के लिए परेशान थे। तो इन्होंने बिहारियों के, बेरोजगार बिहारियों के गला पर छुरा मारा और डोमिसाइल नीति को खत्म करके ओपन टू ऑल कर दिया। नतीजतन जो शिक्षक परीक्षा हुई है, जिसमें चिल्ला के लवरा नेता सभी तेजस्वी यादव एंड कंपनी कहता है जो हम 10 लाख बहाली कर दिए, उस 10 लाख में 5 लाख तो हमारे ही शिक्षक थे जो बीपीएससी में आकर के अपनी सेवा परिवर्तित कराए। अब 5 लाख सब बाहरी आकर के लूट लिया। पूरा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के लोग आपके यहाँ शिक्षक शिक्षिका बन के काम कर रहे हैं। आप कहना चाहते हैं कि बिहार की शिक्षा अभी भी अंधकार में? पूरी तरह से चौपट है साहब। मिडिल स्कूल में खिचड़ी, कॉलेज में डिग्री यही बट रही है। न कॉलेज में पढ़ाई है, न मिडिल स्कूल में पढ़ाई है, न प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई है। जब बेस ही खत्म हो जाएगा जी। और इसके पीछे सरकार की मंशा है। लालू यादव ने भी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया, चरवाहा विद्यालय खोल करके शिक्षा को चौपट किया। नियत यह थी कि अगर गरीब का बच्चा पढ़ लेगा तो हमारा जिंदाबाद नहीं करेगा, शिक्षित हो जाएगा तो वो हमसे सवाल करेगा जो भाई हम घोटाला कर रहे हैं, वो पूछेगा, वो वोट नहीं देगा। और नीतीश कुमार भी यही काम किया। अति पिछड़ा समाज से आते हैं नीतीश कुमार, बड़ा महिला और अति पिछड़ा के हित चिंतक बनते हैं। तो अति पिछड़ा अभी आजादी के इतने दिन बाद 5% क्यों 12वीं पास कर रहा है? आप समझ सकते हैं जब गांव में पढ़ाई नहीं हो रही है, मिडिल स्कूलों में शिक्षा की व्यवस्था कमजोर है, तब तो गरीब तबका का लोग पढ़ नहीं पा रहा है। पैसे वाले तो प्राइवेट स्कूल में दिल्ली, मुंबई, कोटा कहीं भेज के पढ़ा ले रहा है। लेकिन जो गांव में गरीबी का दंश झेल रहा है, जो मजदूर है, जो खेती करता है, जो किसानी करता है, जो कुदाल चलाता है, उस गरीब के दर्द को न तो लालू यादव ने कभी समझा, न कांग्रेस ने कभी समझा, और न ये नीतीश और भाजपा तो समझती ही नहीं है। भाजपा तो पूंजीवादी व्यवस्था का संपोषक है। ये तो पूंजीवादी अडानी अंबानी का डेवलपमेंट कैसे हो, इसको इसकी चिंता रहती है। गांव का गरीब कैसे बढ़े, कैसे विकास हो, कैसे वो आगे बढ़े, कैसे रोजगार पाए, ये चिंता ना नरेंद्र मोदी को है, न उसके चाटुकार बिहार सरकार को। चलिए, अब अहम सवाल जिसके लिए जो बिहार सरकार है वो लगातार अपनी पीठ थपथपाती है, शराबबंदी। शराबबंदी की सच्चाई क्या है? शराबबंदी केवल कागज में है। नीतीश सरकार शराबबंदी के मामले में 100% फिसड्डी साबित हो चुकी है। प्रत्येक वर्ष 20,000 करोड़ रुपया का इस गरीब बिहार का नुकसान हो रहा है और ये रुपया माफियाओं, नेताओं, पुलिस पदाधिकारियों, अधिकारियों, एक्साइज विभाग के लोगों और नेताओं के घर में चले जा रहे हैं। ये बालू माफिया, शराब माफिया सरकार द्वारा संरक्षित है और प्रतिपक्ष द्वारा भी संरक्षित है। इसमें दोनों एक ही दूसरे के सिक्का के दोनों पहलू हैं, दो पहलू हैं। एक सिक्का के ही दोनों दो पहलू हैं और दोनों चट्टे बट्टे हैं। अच्छा। इसलिए तेजस्वी यादव कभी शराब में गड़बड़ी हो रही है, शराब में इतनी अवैध बिक्री हो रही है, शराब हर गांव हर जिला में उपलब्ध है, कभी बयान नहीं देता। इसलिए जो उसमें उनके भी लोग माफिया लोग लगे हुए हैं। और नीतीश बाबू तो कहते हैं कि शराब बंदी पूरी तरह सक्सेस है, इतना लोगों को हम जब्त किया, इतना गिरफ्त किया, ये आंकड़ा देते हैं। 4.5 लाख गरीब लोग इस शराबबंदी के कानून से प्रभावित हुए हैं और मुकदमा झेल रहे हैं, जिसमें करीब 2 लाख लोग जेल में आज की तारीख में भी हैं और उनकी महिलाएं थाना में दौड़ रही हैं, कचहरी में दौड़ रही हैं, वकील के यहाँ दौड़ रही है, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। ये गरीब लोग तो पकड़े गए, जो 1 गो पिया उसके लिए पकड़ा गया, जो 2 गो पिया उसके लिए पकड़ा गया, जिसके पॉकेट में 3 गो रहा, जो कर कुटुंब है ले जा रहा है, तो उसको पिया देंगे। हमारे गांव में गरीबों की ये स्थिति यही है, मजदूर वर्ग में, कि अगर उसका संबंधी आता है तो वो
शराब का पाउच लेकर के स्वागत करता है, खाना के साथ उसको देता है। ये बिहार के गरीबों का ये सिस्टम है, आज से नहीं है। और उस नाम पर अगर ले जा रहा है उसको पकड़ लिया पुलिस, जेल भेज दिया। कोई थानेदार, डीजीपी से सवाल करिए कि कोई एक थानेदार बड़ा कारोबारी को, जिसका जो बड़ा रसूख रखता है और जो 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया का शराब मंगा के डेली बेच रहा है, ट्रक के ट्रक जिसका शराब आता है, अगर एक भी पकड़ाया हो तो ये बतावे डीजीपी, बहुत अच्छे आदमी हम लोगों के जिला में जब एसपी थे तो बहुत अच्छा थे विनय बाबू, आज कैसे ही चुप रहे, क्यों नहीं, इनका जमीर जग रहा है और इनके अपने महकमा के लोग इनको धोखा दे रहे हैं, ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, दुर्भाग्य है। 7 निश्चय योजना बिहार सरकार फेल है, सब जगह फेल है। नल जल फेल, कहीं जाइए नल खोलिए आपको पानी नहीं मिलेगा, पाइप तो मिलेगा लेकिन पानी नहीं मिलेगा, इतना नकली पाइप लगा हुआ है। ये मुखिया, वार्ड सदस्य और उस विभाग के इंजीनियर और उस प्रखंड विकास पदाधिकारी, ये सब लूट मचाया हुआ है। कोई टंकी कहीं काम नहीं कर रहा है। 90% गांवों में नल जल योजना फेल है। इनका नली गली योजना जो है वो फेल है। हर गांव में गली आज भी बजाती गली है, श्रांध देती गलियां हैं। इन्होंने वहां नाला बनाया है और न वहां सड़क ढाला है। बहुत सारे रुपयों का तो बंदरबाट हुआ है। आपने सुना कि ग्रामीण विकास विभाग 70,000 करोड़ रुपया जो अभी उपयोगकर्ता प्रमाण पत्र की प्रतीक्षा कर रहा है, ये इसमें ये ग्रामीण विकास भी शामिल है। इसलिए सरकार की यह योजना विफल है और इसमें भारी घालमेल है। जब जन सुराज की सरकार बनेगी, सरकार के सभी विभागों का गहन अंकेक्षण होगा, गहन जांच कराई जाएगी। जो जो जिम्मेदार पदाधिकारी होंगे, मंत्री होंगे, खदेड़ कर हमारा सिस्टम जो है उसको पकड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और बहुचर्चित जो बात है वो ये कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की चर्चा हो रही थी पिछले कई अगर वर्षों का हम आकलन करें उसको देखें तो नीतीश कुमार ने भी जब वो महागठबंधन में थे तब उन्होंने भी ये आवाज बुलंद की थी। राबड़ी देवी ने भी आवाज बुलंद किया था कि भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अब एक नीति आयोग के सदस्य हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि ये नीति का नहीं बल्कि राजनीति का ये असर है जिसके वजह से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं है। नीतीश कुमार जी को तुरंत इस्तीफा करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी से समर्थन वापस ले लेना चाहिए। इन्हीं के समर्थन से नरेंद्र मोदी जी की सरकार दिल्ली में चल रही है। अब तो दोनों एक दूसरे के चट्टे बट्टे बने हुए हैं, क्यों नहीं करा रहे हैं? देखिए, उसमें भारत सरकार ने बहुत पहले विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए नियमावली बना रखा है जी। उस कसौटी पर बिहार नहीं है। तो जब तक पार्लियामेंट में उस नियमावली का संशोधन नहीं होगा और क्राइटेरिया जो बनाए गए हैं पूर्व से उसमें तरमीम नहीं होगा, तब्दीली नहीं होगी, तब तक ये चिल्लाते रहे, झूठ चिल्लाते हैं जनता को। बिहारी भाइयों को बेहुदा बनाने के लिए ये लोग चिल्लाता है, चाहे वो तेजस्वी चिल्लाए चाहे नीतीश बाबू चिल्लाए, साफ झूठ बोलता है। जब इस सत्ता में उसके साथ रहते हैं, राजद के साथ है, तो बिहार को की मांग शुरू हो जाती है। और जब ये भाजपा के साथ सत्ता में चले जाता है पलटू चचा, तो ये मांग इनको कान से गायब हो जाता है, जुबान से गायब हो जाता है, भुला जाते हैं। तो डबल इंजन की सरकार है या फिर जर्जर इंजन की सरकार? जर्जर इंजन की सरकार है साहब, डबल इंजन की सरकार। आपको मालूम है, आप लोग तेज तर्रार जर्नलिस्ट हैं, आपने देखा पिछले बार पार्लियामेंट में, इससे पहले पिछले वित्तीय वर्ष में सीतारमण जो वित्त मंत्री है, उन्होंने स्पष्ट सदन में घोषणा की जब मैं बिहार में विशेष राज्य का दर्जा देने का कोई औचित्य नहीं है। ये उस मंत्री ने घोषणा की और इनके सांसद वहां बैठ के ताली बजा रहे थे। ये क्या करेंगे? जब नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं, हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी तो बार बार चिल्ला के कह रहे हैं कि जब नरेंद्र मोदी जी बिहार आते हैं तो कहते हैं हम ट्रेन दे दिया। क्यों? तो बिहार के मजदूर भाइयों और उनके परिवार के लोग आराम से यहाँ से बैठ के गुजरात, बंगाल, आप दिल्ली और हरियाणा चले जाएंगे मजदूरी करने।
हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं आपके पेट भरने के लिए। मजदूरी करने के लिए जो मैक्सिमम अगर संख्या कहें तो किसान बैकग्राउंड के लोग हैं, मध्यम वर्गीय किसान और नीचे तबके के मजदूर जो भूमिहीन हैं, जो बेरोजगार हैं, जो कृषि मजदूर हैं, ये वही लोग हैं। हाँ, अब जो सुना जाए नहीं, यही सुना जाए, इसको क्लियर हो लिया। हाशिए पर है किसान बिहार का, एकदम हाशिए पर है साहब। किसान भूखमरी का शिकार है, किसान को खेती करने में नुकसान हो रहा है, वो किसी तरह से अपने जीविकोपार्जन के लिए, पेट पालने के लिए खेती कर रहा है। बिहार में जमीन कहाँ है? बिहार में तो जमीन 30% लोगों के पास जमीन आके केंद्रित है। बिहार में 60% से अधिक लोग भूमिहीन हैं, जिनके पास खेती के लिए जमीन तक नहीं है। भूमि का वितरण भी इन लोगों ने ठीक तरीके से नहीं किया। कितनी सरकारें आई गई, तो गरीब गरीब होता चला जा रहा है, अमीर अमीर होता चला जा रहा है, और जो बीच में परेशान है किसान, वो पिसा रहा है। तो ये हालत बनी हुई है साहब। तो नरेंद्र मोदी ये नहीं कहते कि हम यहाँ जो 11 साल से प्रधानमंत्री हैं, हम आपको उद्योग देंगे, कल कारखाना देंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे, ये बात नहीं बोलते। ये बात वो गुजरात में बोलते हैं। अब बिहार में आके बोलते हैं कि हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं, हम आपको ट्रेन दे रहे हैं, जो आइए। ये दोहरा चरित्र नहीं है तो क्या है? एक प्रधानमंत्री के लिए पूरा भारतवर्ष उसका है, केवल गुजरात नहीं। वोट बिहार से, अब विकास गुजरात में, ये अब नहीं चलेगा। और ये बिहार की जनता अब समझ गई है, क्योंकि बिहार के लोग बंबई में, गुजरात में, अहमदाबाद में, आंध्रा में, कर्नाटका में मार खाने के लिए नहीं पैदा लिए हैं, पिटाने के लिए पैदा नहीं लिए हैं, मजदूरी करने के लिए पैदा नहीं लिए हैं। ये बात आदरणीय प्रशांत किशोर जी गांव गांव जाकर पदयात्रा के दौरान भी और अभी बदलाव यात्रा के दौरान भी लोगों का कार्बन साफ कर रहा है। इसीलिए जनता सभी जाति बिरादरी से अलग हटके, सभी धर्म मजहब से अलग हट करके आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में लामबंद हो गई है। और इस बार इन दोनों गठबंधनों का, राजद गठबंधन भी और भाजपा जदयू गठबंधन भी, दोनों का झाड़ू बहाड़ू होगा, दोनों का सुप्रसाद। चलिए, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल करेंगे। 2 सवाल एक साथ है, संक्षिप्त में आप जवाब दे दीजिए। बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार और रोजगार और उद्योग की स्थिति, जो वर्तमान अद्यतन स्थिति जो आप देख रहे हैं अपने नजरिए से, या फिर आप अपने पार्टी के नजरिए से या जनता के नजरिए से, इसके बारे में क्या आपके विचार हैं? बिहार में उद्योग की स्थिति सबसे चौपट है। अगर उद्योग बिहार में स्थापित किए गए होते तो हमारे नौजवान अपने माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चों को छोड़कर बाहर दूसरे राज्य में रोजी रोटी की तलाश में नहीं भटकते, पलायन नहीं करते। तो ये इस काम में सरकार फेलियर रही। सरकार ने CDR का भी सदुपयोग बिहार के लिए नहीं किया। CDR, कैश डिपॉजिट रेशियो में नियम है कि बैंक में जो जमा हमारा धन है बिहारियों का, उस धन का 80%, 90% तक राशि बिहार के ही लोगों के डेवलपमेंट में खर्च करना है, उद्योग धंधा में लगाने के लिए उसको ऋण देना है जी। ये काम बिहार में नहीं होता। बिहार में मात्र 40 से 45% CDR की राशि ही इन्वेस्ट होती है, बाकी राशियां दूसरे प्रदेशों के उद्योगपतियों के यहाँ चली जाती है बैंकों द्वारा। तो इसके चेयरमैन मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन इस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है, जिस वजह से बिहार में बेरोजगारी बढ़ी हुई है। दूसरा क्या सवाल था आपका? अपराध शराबबंदी ने अपराध की नई विधा लिख दी है बिहार में। पुलिस पदाधिकारी थाना से लेकर के SP कार्यालय तक अवैध शराब के माफियाओं से गठजोड़ करके उसका शराब बेचवाने में लगे हुए हैं। इसलिए क्राइम कंट्रोल पर उनकी नजर बहुत कम है। सबसे ज्यादा नजर है शराब बेचवाओ, रुपया कमाओ, पटना के कंकड़बाग में या अन्य पौष इलाका में जमीन खरीदो, एक नाम पर, भतीजा के नाम पर, दूसरे के नाम पर, दूसरे के नाम पर, और वहां संपत्ति अर्जित करके पटना का नागरिक बनो, पटना में धन, मकान, जमीन जमा करो। तो ये उनकी फितरत हो गई है। अगर जांच कराई जाए तो बहुतेरे पुलिस पदाधिकारी गिरफ्तार होंगे जिन्होंने इस पीरियड में, शराबबंदी के पीरियड में, अरबों की संपत्ति अर्जित की है।
तो ये इसलिए लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर है। और लॉ एंड ऑर्डर अब इतना फेल्योर है जो ये 15 साल के लालू यादव जी के जंगल राज की याद को तरोताजा कर दिया है। मैं समझता हूं कि बिहार में जंगल राज पार्ट 2 चल रहा है। अपराधी अनियंत्रित हैं, दिन दहाड़े देखे आपने पारस हॉस्पिटल में फिल्मी स्टाइल में जाके अपराधी गोली मारता है। गोपाल खेमका जैसे बड़े उद्योगपति की सुरक्षा ये सरकार नहीं कर पाती है और उसके काम में कनपट्टी में गोली मार दी जाती है। इस तरह के केवल इस जुलाई महीने में 60 से अधिक बिहार के लोगों की हत्या हुई है गोली से। और हत्या का दर इसलिए बढ़ गया है कि भूमि सर्वे जो कानून बना करके ये भूमि सर्वे करवा रहे हैं, इसमें भाई भाई से, चाचा भतीजा से दुश्मनी इन्होंने करवा दी है। इसके लिए भी बहुत सारी हत्याएं हुई हैं। अधिकांश हत्याएं भूमि विवाद से भी जुड़ी हुई हैं। ये संगठित अपराध है तो उधर भूमि विवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो भाई कई मुद्दे हैं, कई मसले हैं और कई विषय हैं बिहार में। अब सत्ता अगर फिर से सत्ता पर कोई काबिज होता है तो उनके लिए जो टास्क है वो बड़ा अहम हो जाता है, जो उनका रोल है जो बड़ा अहम हो जाता है। इन मुद्दों को जब तक इसका सॉल्यूशन नहीं निकाला जाएगा, इसका निराकरण नहीं होगा, तो निश्चित तौर पर बिहार की जो जनता है वो कभी भी चैन की नींद नहीं सो सकती है। तो चलिए, एक सीरीज हमने शुरू किया है आज से और इस सीरीज में यही हमारा उद्देश्य है कि अब अगर आप अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं, अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, तो निश्चित तौर पर ये पूरे विषयों पर जांच पड़ताल और पूरी व्यवस्था करके उसके बाद ही आप जाकर ईवीएम पर बटन दबाएं। एक बात मैं अब कहना चाहूंगा अपने बिहार के भाइयों से, इस पूरी स्थिति से निकलने का एक ही रास्ता है, स्कूल का बस्ता। स्कूल का बस्ता जो जन सुराज का चुनाव चिन्ह है, उसी से बिहार के विकास का रास्ता खुलेगा। लोग पढ़ेंगे, ज्ञानी बनेंगे, तब बिहार ज्ञान की भूमि जो पहले रही थी वो पुनः वापस बिहार का ज्ञान आएगा और बिहार का विकास होगा। तो चलिए, और लोगों से हम बातचीत करते हैं और दलों में जाते हैं और जनता की भी आवाज आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।